हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आपकी अपनी पॉलिसीज दुरुस्त नहीं है, लेकिन लाहौरी अवाम नॉनसेंस है और पाकिस्तानी अवाम जाहिल। क्या ये ज्यादती नहीं है? एक रहनुमा को इस तरह की गुफ्तगू जेब नहीं देती। खैर, आगाज में आपको एक कहानी सुनाती हूँ नाज़रीन। एक मुल्क का बड़ा खूबसूरत शहर था, समंदर किनारे आबाद ये शहर पूरे मुल्क की किफालत करता था। सब इस शहर से फायदा तो हासिल करते थे, लेकिन कोई इस शहर को अपना नहीं कहता था। बड़े बड़े बादशाहों ने इसे अपना शहर गिरदाना, यहाँ खौफ और दहशत का राज रखा और शहर को खोखला करने में मसरूफ रहे। लेकिन ये शहर अपने जख्मों के साथ खुद को भी घसीटता रहा, पूरे मुल्क को भी चलाता रहा। फिर एक शहजादा आया, उसने शहर की किस्मत बदलने का वादा किया, मैनेजमेंट दुरुस्त करने का नारा लगाया, सिस्टम तब्दील करने का जिम्मा उठाया, करप्शन से पाक करने का ख्वाब दिखाया। इस शहर के बेहाल बासियों ने उसे उम्मीद की किरण समझा। लोगों ने दिल खोल कर शहजादे और उसके हवारियों की तवक्को से ज्यादा उसे अपनाया, पूरे मुल्क का बादशाह बनाया और बस फिर कहानी खत्म हो गई। हालात नहीं बदले तो आगे इस कहानी में बचता क्या है। खैर, कराची वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। हैंडसम वजीर आजम 6 महीने बाद कराची तशरीफ ले आए हैं। पिछले दिनों कराची में हौलनाक तैयारा हादसा हुआ, इमारतें गिरी, सैकड़ों लोग शहीद हो गए, लेकिन वजीर आजम अवाम को कोरोना और भूख से बचाने की जंग लड़ने में मसरूफ थे, नहीं आ सके। बहरहाल अब वो 2 दिन के लिए कराची आ गए हैं। गवर्नर हाउस में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मोबाइल अस्पताल का मुआयना करेंगे, अहम चंद मुलाकातें करेंगे, फिर लाड़काना जाकर वहां एहसास प्रोग्राम का जायजा लेंगे और फिर इस्लामाबाद चले जाएंगे। अहले कराची को खुशफहमी थी कि इख्तिदार मिलने के बाद खान साहब संजीदगी से कराची के मामलात और मसाइल पर तवज्जो देंगे, लेकिन ऐसा न हो सका। न जाने क्यों खान साहब ने अपना वादा वफा नहीं किया। ब्लियन ट्री के मंसूबे बनाने वाले कराची को एक पत्ते का मंसूबा भी नहीं दे सके हैं। बहरहाल, खान साहब की बातें, उनके वादे नाज़रीन अपनी जगह, लेकिन कराची वाले अब इस बात को समझ चुके हैं कि जो नारों की बुनियाद पर बनने वाली हुकूमत अपने 80% वादों में से 10% पर भी नहीं उतर पाई, वो कराची से किए वादों को क्या निभाएगी। तो भाई, जैसा चल रहा है चलाते जाइए। वजीर आजम आए हैं, इस्तकबाल कीजिए। प्रोग्राम की पहली स्टोरी की जानिब आपको लेकर चलती हूँ। पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है, पर एक बार पैसा मिल गया तो फिर आप कौन और हम कौन। पाकिस्तान इसके बाद गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है। ये बात हम नहीं, बल्कि अमेरिका की एक आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया है। पाकिस्तान बाहर से मिलने वाली वित्तीय मदद का बड़ा हिस्सा अपने यहाँ के आतंक की फैक्ट्रियों पर लगाता है और इस बात को छुपाने के लिए वो कर्ज लेने के मानकों का उल्लंघन भी करता है। अमेरिका की एक आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान वित्तीय पारदर्शिता की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। साथ ही रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान सरकारी ऋण गारंटी दायित्वों के बारे में पर्याप्त खुलासा नहीं करता है। यानी कर्ज लेते वक्त कर्ज ले रहे देश को पैसे के इस्तेमाल से जुड़ी कई चीजों को कर्ज दे रहे देश या संस्था के सामने रखना होता है। इसमें भी पाकिस्तान घपलेबाजी करते पकड़ा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 60 अरब डॉलर की चीन पाकिस्तान की आर्थिक गलियारा परियोजना के तहत सरकारी उद्यमों को दिए जाने वाले वित्त पोषण के बारे में भी स्पष्ट खुलासा नहीं किया गया है। यानी पैसा जा कहाँ रहा है और किस काम में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी भी कोई साफ जानकारी नहीं है। अमेरिका के विदेश विभाग की ओर से रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान भी उन देशों में शामिल है जो वित्तीय पारदर्शिता के मामले में न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में कोई पहल नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया, दुनिया भर के जिन 141 देशों का इसमें मूल्यांकन किया गया, इसमें भारत सहित 76 देश वित्तीय पारदर्शिता के मामले में न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि आकलन के दौरान पाकिस्तान सरकार ने अपने बजट प्रस्तावों, बजट और वार्षिक रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में रखा और ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है, लेकिन इसमें पाकिस्तान सरकार के ऋण दायित्वों के बारे में सीमित जानकारी दी गई है। सरकार ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना के सरकारी उद्यमों को दी गई ऋण गारंटी दायित्वों के साथ साथ सभी सरकारी और सरकारी गारंटी वाले कर्ज दायित्वों के बारे में कोई भी पर्याप्त जानकारी नहीं दी है। अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए सीपीईसी परियोजना की आलोचना की। अमेरिका ने कहा कि विश्व बैंक ने जिन कंपनियों को काली सूची में डाला है, उन कंपनियों को इसमें ठेके दिए गए हैं। भारत शुरू से ही सीपीईसी परियोजना का विरोध करता रहा है, क्योंकि ड्रैगन की चाल से भारत अच्छी तरह वाकिफ है और भारत जानता है कि इस परियोजना की आड़ में चीन और पाकिस्तान के मंसूबे कुछ और ही हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करें और प्रोग्राम के आगाज़ में दरिंदा मूदी की बात करनी पड़ रही है, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। चारों तरफ से अपने पड़ोसियों को अपना दुश्मन बनाया हुआ है, हालात ही ऐसे हैं।
लद्दाख के गहरे दलदल में फंस गई है भारतीय फौज। ना बंदूकों से गोलियां निकल रही हैं, ना मुंह से आवाज, मगर चीन ने बगैर किसी आसरे के बदमाशी करने वाले भारतीय दरिंदों को जहन्नुम तक का सफर तय करवा दिया है। पहले 3 और अब 20 फौजी जहन्नुम वासिल होने की खबरें आ रही हैं। भारतीय फौजियों के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। भारतीय फौज कई बार सरहद पर हजीमत का सामना कर चुकी है, जिल्लत और रुसवाई उठा चुकी है। लद्दाख में चीन के हाथों पहले लातें खाई हैं, अब गोलियां खाई हैं। अलबत्ता उनकी मीडिया पर यह चल रहा है कि गोलियां नहीं चली हैं, हाथों से मार मार कर यह किया गया है। खैर, असलहे के सामने भारतीय फौज बिल्ली बन जाती है, मगर जहां कश्मीरी निहत्ते हों वहां ये शेर बनने की कोशिश करते हैं। आज फिर 3 मासूम कश्मीरियों ने जाम शहादत नोश किया है। गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान 17 कश्मीरी नौजवानों को भारतीय बुज़दिल फौज शहीद कर चुकी है। मोदी सरकार इस वक्त इतनी बौखलाहट का शिकार है कि नई दिल्ली में भारतीय पुलिस की भारी नफरी ने पाकिस्तानी सफारत खाने का घेराव किया हुआ है। उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। दरिंदा मुझी जैसे दरिंदे जानते नहीं हैं कि वो पाकिस्तानी है, जो वतन अजीज के लिए जान देने से पहले सोचते नहीं हैं। ये 2 टके के भारतीय, माफ कीजिएगा, 2 टके के भारतीय एहलकार कहना तकों की बेहुरमती हो जाएगी। ये भारतीय एहलकार इन्हें हरगिज खौफजदा नहीं कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपने मौजूद मेहमानों की तरफ जाऊं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज जो असेंबली में अपना पॉलिसी बयान दिया है, उस हवाले से भी आपको बता देती हूँ। फ़लस्तीन पर हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो आज से पहले की तमाम हुकूमतों का था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि वाज़ेह करना चाहता हूँ, इसराइल को तस्लीम करने की बातों में कोई सदाकत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। हम 2 रियासती नज़रिए के कल भी हिमायती थे और आज भी हैं। अरब ममालिक के दबाव में आकर हरगिज़ अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी नहीं कर रहे। मेरा सवाल यह है कि अरब ममालिक क्या चाहते हैं और आखिर क्यों? इसी पर बात करने के लिए मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन नाजरीन, भारत की पॉलिसी को बहुत ज़्यादा गौर से देखना होगा। हारिस नवाज साहब मेरे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ मारिया भी दिफाई तज्जियाकार हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद है। सबसे पहले ही जो भारत की सिचुएशन है मारिया, इस पर हम बात का आगाज़ कर लेते हैं। भारत की मईशत और जंगी ताकत चीन इससे कई गुना ज़्यादा है। 2700 अरब ये भारत की मईशत है, 13,600 अरब चीन की मईशत है। जंग के अगर दिफा की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 71 अरब भारत खर्च करता है, 261 अरब डॉलर चीन खर्च करता है। और इस वक्त ये एक बार फिर हम देख रहे हैं, तकरीबन 45 साल के बाद ये मामला शुरू हुआ है। क्या कहती हैं आप, अगर खुदा न खास्ता जंग की जानिब ये दोनों ममालिक बढ़ जाते हैं तो यकीनन खित्ते को भी इससे नुकसान पहुंचेगा? मारिया, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी कशीदा है और उसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान किसी सूरत भी चीन के साथ एक बड़ी और भरपूर जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं, और अगर वो इस जंग के अंदर शमूलियत अख्तियार करते हैं, जैसे कि उनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं कि वो अपनी सरहद का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो बहुत सारे सवालात उठते हैं। उसमें सबसे पहला सवाल तो यही है कि लद्दाख जो है कश्मीर का हिस्सा, कश्मीर मतनाज़ा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन और कश्मीरी अवाम के माबैन। इस नुक्ते नज़र से ये हिंदुस्तान का इलाका नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि शायद हिंदुस्तान इसके लिए इस सरहद से दस्तबरदार होने के लिए तैयार है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो उन्होंने 255 किलोमीटर की मुख्तलिफ रोड जो है नॉर्थ सब सेक्टर के अंदर, लद्दाख के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं, वहाँ 5 जगहों के ऊपर झड़पें हुई हैं। उन 5 जगहों की झड़पों में से तकरीबन 2 जगहों के ऊपर शायोक दरिया के पास और जो दौलत बेग रोड है उसके पास, जिस जगह के ऊपर इस वक्त जो खबरें आपके सामने आ रही हैं, उस बात की अक्कासी करी है कि हिंदुस्तान बावजूद इसके कि वो चाहता था कि ये इस सरहद को अपने लिए महफूज कर सके, उसको एक अस्करी जो है एक तरह से उसको अपने अस्करी खाके के अंदर ढाल सके, वो करने में नाकाम रहा है। क्योंकि चीन की तरफ से जो जवाब आया वो ना सिर्फ ये कि चीन ने इसका एक ज़बरदस्त जवाब दिया है इस लिहाज से कि किस तरह उसने हिंदुस्तानी अफवाज को जो है शर्मिंदा किया, लेकिन उसके साथ साथ 5 से 6 किलोमीटर तक आप ये कह सकते हैं जो इलाका है इस वक्त PLA के कंट्रोल में है। 22 जून को चीन, रूस और हिंदुस्तान के माबैन एक मुज़ाकराती अमल के ज़रिए इस सरहद को जो किसी तरह जो है इसके अंदर कुछ बातचीत होनी थी, लेकिन और उस नुक्ते नज़र से चीन की जो आर्मी है उन्होंने तकरीबन 2 या 2.5 किलोमीटर
जो सरहदी इलाका है वो हिंदुस्तान को वापस करना था। लेकिन जो सूरत हाल आपने आज देखी है, इसके मुताबिक ये वाज़ेह है कि जो शयोक रिवर के ऊपर जो रोड बन रही है, जो मुतनाज़ा है, जो हिंदुस्तान बनाना चाह रहा है, अब वो भी खतरे में पड़ सकती है। और हिंदुस्तान के लिए ना सिर्फ ये, बल्कि हिंदुस्तान के लिए जो ऊपर सियाचिन के अंदर मौजूद जो सिपाही हैं, जो उनकी फोर्सेस हैं, उन तक की जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस हैं वो भी बड़ी खतरे में पड़ सकती है। बिल्कुल। और मारिया, इस सब का सबसे ज्यादा नुकसान, जिस तरह से मैंने बताया कि मईशत उनकी कैसी किस हालत में है, दिफा उनका किस हाल में है, चीन से कितना गुना कम है, तो सबसे ज्यादा नुकसान भारत का अपना है। अब हारिस नवाज साहब, ये देखिएगा, नेपाल के साथ ताल्लुकात खराब हैं, तनाज़ात के जद में है, चीन के साथ क्या मामला आते हैं लद्दाख में, ये हमारे सामने, पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात खराब हैं, उधर बांग्लादेश के साथ हिंदुस्तान के मामला अच्छे नहीं है। ये नरेंद्र मोदी का एक जो हिंदुत्वा नारा है, ये इस तरह से प्रिवेल कर रहा है पूरे माशरे में कि हिंदुस्तान को ही मुश्किल में डाल रहा है।